रेलवे में अप्रेंटिसशिप कैसे करें। मेरे बहुत सी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि हम रेलवे में अप्रेंटिसशिप कैसे करें, आप पूरा प्रोसेस मेरे को डिटेल में बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। यदि आप 10th कर रहे हैं या यदि आपने ITI कर लिया है, सभी बच्चों के लिए ये जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में बहुत सी जानकारी बताने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या डिप्लोमा वाले अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई एग्ज़ाम होता है क्या अप्रेंटिसशिप करने के लिए, क्या इसके लिए मेडिकल हमें देना पड़ता है क्या। तो सब डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर लूँगा। तो इसे पूरा स्टार्ट से आप एंड तक देख लीजिए ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। अब अप्रेंटिस कैसे करें जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है, अप्रेंटिसशिप करना क्यों चाहिए, ज़रूरी क्यों है, क्या हेल्प मिलता है हमें उससे फ्यूचर से, या बस ऐसे ही है अप्रेंटिसशिप। तो मैं आपको बता दूँ, अप्रेंटिसशिप जो है एक ट्रेनिंग होता है, एक सीखने का माध्यम होता है जहाँ पे आपको जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब में आपको जॉब कराया जाता है। जो एक्चुअल परमानेंट जॉब करते हैं उनके साथ आपको जो है काम दिया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है ऑन जॉब, ऑन ड्यूटी, ताकि आप सीख पाए उनके बीच रहकर कि काम एक्चुअली में कैसा होता है। एंड ये सिखाते सिखाते गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से आपको जो है स्टाइपेंड भी दिया जाता है। मिनिमम आपको हर जगह पे मिनिमम 7,000 स्टाइपेंड तो दिया जाता है हर महीने, ताकि आप सीखते सीखते अपना खर्चा वगैरह जो है खुद उठा पाए। अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या होता है। बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज़ है जैसे कि इसरो, DRDO और जिसमें मैं कर रहा हूँ जो कि है रेलवेज़। इन कंपनी से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है इंटरनल एग्ज़ाम्स में। जैसे समझिए अभी मैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, मेरी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती है, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो अगर रेलवे परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी में हमारे लिए रिजर्व सीट होती है 20%, यानी कि समझिए 1 लाख सीट निकाली उन्होंने ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो उसमें से 20,000 सीट्स रिजर्व्ड होगी अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए। तो इस चीज़ में अप्रेंटिसशिप वालों का जो कट ऑफ है बहुत कम जाता है। एंड रेलवे ग्रुप डी में आपको मेडिकल फिटनेस भी नहीं देना होता है अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। ALP के एग्ज़ाम में आपको 5 साल का छूट मिलता है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स को। एंड अगर आप और भी जैसे इसरो वगैरह देखें तो उसमें भी आपको इंटरनल एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलता है। वैसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप के, अलग अलग जगह के अलग अलग फ़ायदे, आप पर्टिकुलरली सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एज लिमिट कितना लगता है रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए। एज लिमिट जो है मिनिमम आपको 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो है 24 ईयर्स रहता है आपका रेलवे अप्रेंटिस के लिए। एंड उसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपका OBC कास्ट है, एंड 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपका SC कास्ट है। एंड मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन कितना होता है। तो रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप है उसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर। 1 ईयर में 240 आपको वर्किंग डेज देने होते हैं। उसमें आपका वीक ऑफ वगैरह काउंट नहीं होता है, जो आपका छुट्टी रहता है कुछ भी काउंट नहीं होता है। आपने जितने दिन वहाँ पे आके काम किया उतने दिन का आपका प्रेजेंट ही लगता है। एंड आपको 240 प्रेजेंट डेज करना होता है। आप वो कर देते हैं अगर 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है। तो मैं इस वीडियो पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्वालिफ़िकेशन क्या लगता है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। बता देता हूँ आपको डिप्लोमा वाले क्या कर सकते हैं, ITI वाले कर सकते हैं क्या अप्रेंटिसशिप, आपको सब मैं बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है एक बच्चे को अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के लिए, वो होता है आपका 10th मैट्रिक्स। आपका स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड कोई भी बोर्ड से आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। एंड 10th में आपको डिसेंट मार्क्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 10th के मार्क्स जो है एवरेज में काउंट होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या 10th के मार्क्स ऐड होते हैं। हाँ, अगर आपके 10th में मार्क्स कम है तो आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि 10th के मार्क्स की वजह से आपके ITI के मार्क्स कम हो जाते हैं। दोनों का मार्क्स का एवरेज होता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका 10th। सेकेंड आपका जो नीड होता है वो होता है आपको कोई तो टेक्निकल कोर्स किया रहना चाहिए। टेक्निकल मतलब टेक्निकल में आ जाता है आपका ITI है, आपका डिप्लोमा, BTech, ये जो है ये टेक्निकल कोर्सेस है। टेक्निकल आपको इसका नॉलेज मिलता है। ITI में बहुत से ट्रेड है बट उसमें से बहुत कम ट्रेड है जो कि टेक्निकल है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, मेरा ट्रेड था मशीनिस्ट, फिटर, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं। आप ITI के देख लीजिए, ITI का 2 ईयर 1 ईयर बहुत सारे ट्रेड होते हैं, डिप्लोमा होता है, BTech होता है। तो ये आपको टेक्निकल कोर्स कर लेना है ताकि आप रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो पाए। अगर आप टेक्निकल कोर्स नहीं करते हैं, स्टिल आपको 10th के बेसिस पे भी बहुत जगह पे अप्रेंटिसशिप जगह निकलती है। बट मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। आपका अगर थोड़े भी मार्क्स कम पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत कम जगह निकलती है 10th वालों के लिए, मेजॉरिटी जगह होती है ITI और टेक्निकल फील्ड वालों के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहिए। मैं आपको कहूँगा कि ITI करके आप अप्लाई कीजिए। तो अभी आपने समझिए आपका 10th हो चुका है या आप 10th कर रहे हैं, उसके बाद आप ITI करेंगे। मैं मेरा केस आपको बता देता हूँ। मैंने 10th किया था, 10th में मेरे को 77.40% था।
एंड ITI में मैंने ITI मशीनिस्ट ट्रेड से किया था, जो कि 2 साल का ट्रेड है। 2 साल मैंने मुंबई के एक ITI से मेरा ITI कंप्लीट किया, 2 साल का मशीनिस्ट ट्रेड। उसमें मेरे को 2 साल का जो परसेंटेज था वो मेरा बना था 88.09%, ऐसा कुछ तो बना था। एंड उसका एवरेज मेरा जो बना था वो था 83%। तो ये आपके 83%, ये आपका जो है परसेंटेज का मेरिट बनता है। तो ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो समझिए आपने 10th कर लिया एंड आपने ITI या BTech या डिप्लोमा कोई भी कर लिया, एक टेक्निकल कोर्स। मैं अगर मेरा सजेशन दूँ तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है जो अप्रेंटिसशिप के लिए निकलता है वो निकलता है ITI के लिए। सबसे ज़्यादा ITI बच्चों को जो है चांस दिया जाता है रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का, और उसके बाद चांस दिया जाता है BTech और डिप्लोमा वालों को, जिनके लिए बहुत कम जगह होती है। उससे अप्रेंटिसशिप नहीं, इंटर्नशिप कहा जाता है रेलवे की तरफ से। एंड डायरेक्टली रेलवे वो रिक्रूट नहीं करता है। BLW करके एक कंपनी है, और भी शायद 1-2 कंपनी है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए इंटर्नशिप निकालता है। एंड थर्ड होता है आपका 10th के लिए ICF है, BLW है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ है रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप निकालती है, बट उसके लिए भी बहुत कम जगह होता है। रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए ITI से अगर आप कर रहे हैं ITI के बेस से, तो आपको NCVT या SCVT जो सर्टिफाइड ITI है वहीं से आपका अप्रेंटिसशिप करना है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के लिए आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका ITI भी कंप्लीट होकर आपके मार्कशीट आपको मिल गए होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कितना स्टेप का प्रोसेस रहता है रेलवे अप्रेंटिसशिप का। फर्स्ट स्टेप होता है नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें आपको अप्लाई करना है। सेकंड होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अप्लाई होने के बाद आपको बुलाया जाता है एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। जब आपने अप्लाई किया रहता है तभी आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहते हैं। वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और जेरोक्स लेके जाने रहते हैं वहाँ पे सबमिट करने के लिए एंड दिखाने के लिए कि आपके पास असली में वो अवेलेबल है, आपने फ़र्ज़ी नहीं बनाए हैं, आपने कुछ गलत नहीं बनाया। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा मांगी जाती है, जैसे कि आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आप खुद से भर सकते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको बाहर से बनाना रहता है। थर्ड आपका रहता है ज्वाइनिंग। थर्ड स्टेप में ज्वाइनिंग हो जाता है डायरेक्ट। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1-1.5 महीने के बाद बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। कई जगह पे ज़्यादा टाइम भी लगता है। ज्वाइनिंग में डायरेक्टली आपका जो है फाइनल डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट का डिटेल लिया जाता है, आपको जहाँ पे सैलरी डालना रहता है। फिर से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाता है, आपका सिग्नेचर वगैरह लिया जाता है। एंड उसके बाद आपका फाइनल प्रोसेस होकर अगले दिन से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो डिटेल में आपको एक पॉइंट में अभी बता देता हूँ। देखिए, रेलवे में 21 जोन्स है। 21 जोन के अंदर भी अलग अलग डिवीज़न है। हर जोन के अंदर 2-3 डिवीज़न होते हैं। तो ऐसे हर जोन के हर डिवीज़न में अलग अलग टाइम पे रेलवे अप्रेंटिसशिप निकलता है। साल में 12 महीने अप्रेंटिसशिप निकलते ही रहता है हर टाइम। ऐसा नहीं है कि आपका ITI कंप्लीट होता है तुरंत अप्रेंटिसशिप निकलता है, कभी भी निकलता है। आपको ध्यान देना है कि अप्रेंटिसशिप कहाँ निकल रहा है। इसके लिए बहुत सारे YouTube चैनल होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट स्टडी, ये सब आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे डेली आपको अपडेट मिलता है कौन सा आपको अप्रेंटिसशिप निकल रहा है। वहाँ पे आपको चेक करके जैसे ही अप्रेंटिसशिप निकलता है आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। आपका 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड इसलिए लगता है ताकि आप प्रूफ कर पाए आप 18+ है। पैन कार्ड नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होता है, तो आप बनवा लीजिए। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं कैसे बनता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनाने के लिए आपको हर एक जोन में नोटिफिकेशन के साथ या आपके कॉल लेटर के साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट में आपको हमारे यहाँ का शो कर देता हूँ। कुछ नहीं होता है, बेसिक सा आपको आपका फ़ोटो लगाना है, हाइट, वेट, आपकी आँखें वगैरह चेक होती है। मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम आपका कुछ एक वेट होता है जो कि 40-45 के ऊपर रहना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर चश्मा लगा है तो हम क्या कर सकते हैं रेलवे अप्रेंटिस। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आपको चश्मा लगा है, आपको बहुत ज़्यादा चश्मा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप। अगर बहुत लोग पूछते हैं कि अगर आपको टैटू है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या टैटू है अगर आपको तो भी आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टैटू नहीं होना चाहिए। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको आपके नज़दीकी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाना होता है। कोई भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें जो डॉक्टर का सिग्नेचर लगता है वो होना चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर, और उसका जो मिनिमम पोस्ट होना चाहिए वो रहता है असिस्टेंट सर्जन का। तो ये सब आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपसे 300-400 रुपये लेंगे। आपका चेक कहाँ पे होता है, कहीं कहीं पे चेकिंग भी नहीं होता है, डायरेक्ट वो जो है बेसिक रिक्वायरमेंट जहाँ पे डाल देते हैं 10 मिनट में आपको बना के दे देंगे। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। इंटरनली कोई आपका मेडिकल चेकअप नहीं होता है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वही एक बार आपका चेकिंग होता है।
मेडिकल बनाने के टाइम। उसके बाद कोई चेकिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका दे दिया तो वहाँ पे बात ख़त्म। अभी बहुत जगह पे डिक्लेरेशन फॉर्म मांगते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ नहीं होता, बस एक आपका सहमत होता है कि मैं अग्री कर रहा हूँ सारे जितने भी एक्ट अप्रेंटिस है एंड मैं रेडी हूँ अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के लिए। आपका सिग्नेचर वगैरह, ईमेल, वहाँ पे आपका परसेंटेज मार्क्स वगैरह वो सब डाल के देना रहता है। बहुत जगह पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं, तो वो भी आप जो है नज़दीकी ब्रांच से बनवा सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे मोस्टली कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। बेसिक आपको जो है मेडिकल बाहर से बनाना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके लिए भी इतना कुछ इश्यू नहीं आता है। डिक्लेरेशन वगैरह आप खुद से भर सकते हैं, वो सब आपको फ़ोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपको देना रहता है। अब अप्लाई कैसे करें? ऑनलाइन एप्लीकेशन में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, या आपके नज़दीकी साइबर कैफ़े से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका ट्रेड, आपने जिस ट्रेड से ITI किया है या जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा वगैरह किया है, उसी ट्रेड से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने अप्रेंटिसशिप के लिए। किसी और ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपने जिस ट्रेड से ITI किया है उसी ट्रेड से आपको जो है अप्रेंटिसशिप करना होगा। डिप्लोमा वालों को भी सेम प्रोसेस होता है, आपको अप्लाई करके जो भी है प्रोसेस करना होता है, बट डिप्लोमा के लिए बहुत कम जगह निकलता है। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, मुझे एक ही कंपनी मिली जो कि है BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क। वहाँ पे जो है डिप्लोमा वालों के लिए जगह निकलता है एंड वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए अगर आपको करना है तो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक कोई भी ITI या डिप्लोमा नहीं किया तो आप ITI को ही प्रेफरेंस दीजिए अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है ना, आपको रेलवे में ही आना है। अब देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस हर जगह का अलग अलग होता है, तो मैं एक ही वीडियो में सारे प्रोसेस नहीं बता सकता। बट आप अगर समझिए आपको SCCR रायपुर में अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए SCCR रायपुर नोटिफिकेशन, जैसे आ जाए उसके बाद आप सर्च कर लीजिए हाउ टू अप्लाई SCCR रायपुर रेलवे अप्रेंटिसशिप। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आपको फ़ोन से कैसे अप्लाई करना है वो सब बहुत इजी प्रोसेस होता है। आपको कुछ नहीं, अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्ट लगता है तो आपके नज़दीकी साइबर कैफ़े में आप चले जाइए, वहाँ से आपको जो है अप्लाई करके दे देगा। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से अप्लाई कीजिए, क्योंकि साइबर वाले अगर कुछ गलती करते हैं तो उसका परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं, 5, 10, 15 मिनट का प्रोसेस होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब समझिए आपने ऐसे ही 3, 4, 5 डिवीज़न में 3-4 महीने में जितने भी आपके आ रहे हैं आसपास, जब तक आपका नाम नहीं लग रहा है, जितने भी अप्रेंटिसशिप निकल रहे हैं, आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। मैंने जितने भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई किया था, मेरा सब में नाम आया। सबसे फर्स्ट मेरा नाम आया SCCR रायपुर में, उसके बाद मेरा मुंबई में माटुंगा में नाम लगा, मेरा दाहोद में भी नाम लगा जो कि गुजरात में है। ऐसे मैंने जितने भी जगह पे अप्लाई किया था, हर जगह पे मेरा नाम आया। बिलासपुर में भी मेरा नाम आया। तो आपको भी हर जगह पे अप्लाई करना है। जैसे ही जो फर्स्ट जगह पे आपका नाम आता है, वहाँ पे आपको चेक करना है कि बहुत ज़्यादा दूर है क्या घर से, आप जा सकते हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है आप जा सकते हैं तो वहाँ पे आप DV करवा के आपका ज्वाइनिंग करा लीजिए। अब आपको पता कैसे चलता है कि आपका नाम आ चुका है रेलवे अप्रेंटिसशिप में? आपने जो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया रहता है, उस फ़ोन नंबर और ईमेल पे आपको ईमेल आता है एंड मैसेज आता है कि आपका ये जगह पे ये सेक्शन में नाम लग गया है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया जाता है कि ये डेट पे आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है इतने बजे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ होती है। वो लोग बस चेक करते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे आपके वेबसाइट पे, वो एक्चुअली में आपके पास अवेलेबल है या नहीं, या आपने कुछ गड़बड़ किया है। अगर आप जनरल कैटेगरी है और आपने SC से अप्लाई कर दिया है और आपके पास SC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उस केस में बहुत दिक्कत आएगी, आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो ओरिजिनल है, आपके पास अवेलेबल है एंड आपने कुछ गड़बड़ नहीं किए, आपके सब में नाम वगैरह करेक्ट है, आपने जो मार्क्स अपलोड किए थे मार्कशीट पे भी वही सेम मार्क्स है, और आपका नाम वगैरह, पिताजी का नाम, आपका ITI वगैरह सब अगर आपने करेक्ट अपलोड किया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ इशू नहीं आएगा। जैसे वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बिठा देते हैं बहुत देर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का चीज़ है तो वहाँ पे बहुत देरी करते हैं वो लोग, बट काम होता है आपका 5 से 10 मिनट का। अंदर बुलाया जाता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग चेक करते हैं, देखते हैं एंड जेरोक्स वो लोग रख लेते हैं, जेरोक्स ले लेते हैं एंड मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी वो लोग रख लेते हैं एंड जो आपका आधार कार्ड वगैरह रहता है वो चेक करके रिटर्न आपको दे देते हैं एंड जेरोक्स को स्टेपलर मार के एंड आपके नाम के आगे वो लोग टिक कर देते हैं। उन लोग के पास भी एक लिस्ट होता है जिसमें आपके नाम होते हैं, उसके आगे टिक कर देते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उनसे आप बात कर सकते हो, सर से पूछ सकते हैं कि कितना चांस है होने का। मोस्टली 99% चांस होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपके ज्वाइनिंग का। अगर आपका कुछ गड़बड़ है, अगर आपने गड़बड़ किया है, उन्होंने डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही आपका नाम रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट अगर आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, वो टिक कर देते, तो 99% चांस होता है कि आपका ज्वाइनिंग आ जाए।
बट कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे डीवी होने के बाद कुछ गड़बड़ होने के कारण सारे बच्चों का जो है डीवी कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ अगर वैकेंसी भर जाता है वहाँ पे, ये मोस्टली थर्ड लिस्ट में होता है। थर्ड लिस्ट में अगर उनको लगता है कि ये डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बट नहीं चाहिए उनको बच्चे, तो बहुत टाइम पे ऐसा मैंने देखा है कि उनको ईमेल जाता है कि सॉरी अभी यहाँ पे वैकेंसी फुल हो गया है, आपका जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। बट मोस्ट ऑफ दी जगह पे ज्वाइनिंग हो जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, डीवी होने के बाद आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो यही रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिंपल होता है, आपको बस डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, उसके बाद आपको रिटर्न घर भेज दिया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही हमारा ज्वाइनिंग हो जाता है क्या? नहीं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न घर भेजा जाता है। आपके साथ बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद जितने भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देते हैं उनका अलग लिस्ट बनता है जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग लिस्ट। तो वो ज्वाइनिंग लिस्ट आने के बाद आपको रिटर्न आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको घर चले जाना है, ज्वाइनिंग के टाइम आपको आना है, और ज्वाइनिंग के टाइम आपको अपना सामान वगैरह सब लेके आना होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग के डेट से ही आपका अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग कैसे होता है। 2-3 महीने के बाद आपका जैसे ही ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आ जाता है, वो भी आपको सेम ईमेल पे आपका आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका नाम आ चुका है ज्वाइनिंग के लिए, आपको ये डेट पे इस जगह पर, जो कि पास ही का DRM ऑफिस रहता है जोन का और डिवीज़न का, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है एंड वहाँ पे आपका फाइनल प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। ज्वाइनिंग के लिए आपको आपके कपड़े वगैरह जितने भी रहने खाने पीने का सामान सब लेके जाना रहता है, क्योंकि वहाँ से ही आपका अगले दिन से ट्रेनिंग चालू हो जाता है। तो समझिए अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं अपने घर से, तो आप अपना सामान वगैरह पैक करके लेके जाइए, क्योंकि अगले दिन से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट आपको वही बेसिक डॉक्यूमेंट रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड वहाँ पर आपका बैंक का डिटेल भी मांगा जाता है, क्योंकि आपका स्टाइपेंड उसी बैंक के अकाउंट में आने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। पूरे दिन आपका वहीं पे ज्वाइनिंग पे चला जाता है। हमारा जो पूरा दिन है, ज्वाइनिंग का जो पूरा दिन था, सुबह 9 बजे हमें बुलाया था, पूरा दिन हमें वहीं पे बिठा के रखा, टाइम पास करवाया। शाम को हमारा जो है लिस्ट आया एंड हमें भेजा गया रायपुर के नज़दीक में भिलाई करके एक CNW का सेक्शन है, मेरा मैकेनिकल सेक्शन में लगा है, क्योंकि मेरा मैकेनिकल ट्रेड है जो कि मशीनिस्ट है, तो मैकेनिकल सेक्शन में CNW में मेरा नाम आया है। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद करीबन 12 से 13 दिन के बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, जो कि NAPS NAPS करके एक पोर्टल है, वो पोर्टल पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है एंड 1 साल का आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे बनता है। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत जगह पे जो है समझिए आपका 85-86% है एंड मेरिट जो है 80% इस पर क्लोज होता है, बट स्टिल आपका नाम वहाँ पे नहीं आता है। बहुत जगह पे अप्रेंटिसशिप वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, जो DRM में बहुत सही से सिलेक्शन नहीं करते, आपका परसेंटेज अच्छा रहता है फिर भी आपका नाम नहीं आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 6-7 जगह पे अप्लाई कर दीजिए, आप वेट मत कीजिए कि यही मेरा जोन है, मैं को यहीं पे करना है। अगर आपको वहीं पे भी करना है फिर भी आप अलग जगह पे अप्लाई करके रखिए। बाय चांस आपका नहीं लगता है वहाँ पे नाम, तीनों लिस्ट निकल जाती है, तो एटलीस्ट दूसरी जगह पे तो आपका नाम आया होगा, दूसरी जगह पे आपने अप्लाई करके रखा होगा, आप वहीं के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये भी आप टिप जो है याद रखिए। मैं पर्सनली ये गलती किया था, मैंने बहुत कम जगह पे अप्लाई किया था बट हर जगह पे मेरा नाम आया। आप ये गलती मत करना, हर अप्रेंटिसशिप में, रेलवे में अगर आपको करना है तो हर एक जगह पे आप अप्लाई कीजिए। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे आपके नज़दीकी कोई भी जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया है वहीं पे एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं, बेसिक सा, जो आपने काम किया वही आपको करके दिखाना होता है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है रेलवे की तरफ से कि आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुका है, एंड आपको जो है मार्क्स दे दिए जाते हैं उस सर्टिफिकेट में। तो वो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करता है आगे रेलवे की जॉब मिलने के लिए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड तक। एंड अगर आपको जानना है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिक वीडियो बनाइए, तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखा दूंगा क्या क्या लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको जानना है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हुए, तो आप ये अगला वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मेरे को क्या क्या फील हुआ, क्या क्या था काम वगैरह, सब मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू।